मेरे जेनेरिक मेडिसिन वाली वीडियो पर कई व्यूअर्स के व्यू हैं कि मैं डॉक्टर और फार्मा कंपनियों के नेक्सस के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो लीजिए, आज का वीडियो डॉक्टर और फार्मा कंपनियों के नेक्सस के ऊपर ही है। यह वीडियो वास्तविक तथ्यों के आसपास होगा। इसे मैं सनसनीखेज नहीं बनाऊंगा। सनसनीखेज पर व्यूज़ तो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन इसकी बड़ी समस्या ये है कि लोगों का ध्यान वास्तविक समस्या से हटके सनसनी पर केंद्रित हो जाता है। जैसे 2020 में प्रधानमंत्री ने ये कहकर कि फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को औरतें सप्लाई करना बंद करें, सनसनी फैला दी। अब लंबे समय तक इसी बात पर चर्चा होती रही, जबकि ये कोई वास्तविक समस्या नहीं है। सब जानते हैं कि फार्मा कंपनियां कोई रैकेट नहीं चलाती हैं और उनका जो बिजनेस है वो 13 लाख प्रैक्टिशनर हैं जो इंडिया के, उन्हीं पर टिका हुआ है। तो वो सबके लिए कोई औरतें उपलब्ध नहीं कराती हैं। लेकिन लंबे समय तक जो चर्चा का केंद्र रहा वो ये मुद्दा रहा, जबकि वास्तविक समस्या ये है कि किस तरह से जो मेडिसिन्स हैं उनके भाव आसमान छू रहे हैं और हमारा जो सरकारी सिस्टम है हेल्थ का वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो लोगों को वास्तविक स्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप पूरा देखेंगे और अच्छा लगेगा तो उसे लाइक करेंगे और शेयर का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। फार्मा कंपनी और डॉक्टर्स के बीच में किसी नेक्सस पर बात करने से पहले हम फार्मा कंपनियों के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो दूसरी कंपनियां होती हैं वो अपने कंज्यूमर तक एडवर्टाइज के माध्यम से पहुंचती हैं। वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से अपना विज्ञापन कराती हैं और उसके माध्यम से वो कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। फार्मा कंपनियों के लिए यह सुविधा नहीं है। वो अपने कंज्यूमर तक डॉक्टर्स के माध्यम से ही पहुंचती हैं। डॉक्टर अगर पर्चे पर उनकी दवा को प्रिस्क्राइब करेगा तो मरीज उसे खरीदेंगे, अन्यथा वो दवाएं नहीं बिकेंगी। तो इसके लिए फार्मा कंपनी एक बजट तय करती हैं और अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उस बजट को खर्च करती हैं। तो 2022 में आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था और उसमें यह बताया गया था माइक्रोलैब एक जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनी है। डोलो उसकी एक दवा है जो पैरासीटामोल है, उसे डोलो के नाम से बनाती है माइक्रोलैब, और कोविड के समय में यह काफ़ी पॉपुलर हुई थी। इस पर यह आरोप लगा है कि इसने 2021 में डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के फ्री भी दिए हैं। आपको याद होगा आमिर खान का एक शो आता था सत्यमेव जयते, उसमें एक गेस्ट कहते हैं कि फार्मा कंपनियां एक डॉक्टर पर 1,31,000 सालाना खर्च करती हैं। तो इस तरह के मामले सामने आते हैं और यूट्यूब पर तमाम इस तरह की खबरें सनसनीखेज बना के लोग फैलाते रहते हैं। तो इससे तमाम सारे जो लोग हैं वो ऐसे सोचने लगते हैं कि जो डॉक्टर हैं उनका फार्मा कंपनियों के साथ में एक कमीशन बंधा हुआ है और वो जितनी दवाएं लिखते होंगे उसका जो कमीशन होता होगा फार्मा कंपनी उसे चेक के द्वारा या उनके खाते में सीधे रुपया भेज देती होंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल जिन फार्मा कंपनियों ने अपने आप को एक अच्छे ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया है उनके लिए इस तरह से बिजनेस करना संभव नहीं है। उनके अंदर आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी हो जाएगी और उनके जो एसोसिएशन है वो इस तरह की चीज़ों को टिकने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनके बिजनेस के लिए हार्मफुल है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़ा मार्जिन होता है, जैसे कि मल्टीविटामिन है। तो ऐसी कुछ ही दवाएं हैं तो मेडिकल स्टोर वालों को जिन पर बहुत ज़्यादा मार्जिन है तो वो डॉक्टर से अपना कुछ साठ-गांठ कर लेती हैं कि भाई तुम्हें हम 15% 20% दे देंगे और इन दवाओं को निकाल दो, जैसे मल्टीविटामिन्स हैं। तो ऐसी दवाओं में तो ऐसा होता है, लेकिन अधिकांश दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें इस तरह का नहीं चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मा कंपनियां इस तरह का बिजनेस करती ही नहीं हैं। देखिए, फार्मा कंपनियों की अपनी एक साख होती है, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनकी, तो वह उसी के अनुसार काम करती हैं। लेकिन जहां उनका मुनाफा
किसी भी तरह से अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो उस काम को करती हैं। जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं 250, 300, 400 बेड के, और जहां उनकी दवाएं वो सालाना करोड़ों रुपए की निकल जाती हैं, तो वहां वो ऐसा करती हैं। जो कॉरपोरेट अस्पताल नहीं है, जिन्हें डॉक्टर्स ने भी बनवाया है लेकिन बड़े हैं 50 बेड के, 100 बेड के, तो वहाँ भी वो ऐसा करती हैं। तो ऐसे अस्पतालों के अपने मेडिकल स्टोर होते हैं और वहाँ अपनी दवाओं को लगवाने के लिए वो या तो दवाओं की जो कीमत है वो काफ़ी कम रखती हैं, और अगर अस्पताल ने कोई ऐसी व्यवस्था बना दी है कि डॉक्टर या डॉक्टरों का कोई पैनल है वो तय करता है कि वहाँ मेडिकल स्टोर पर कौन सी दवाएं रखी जाती हैं, तो जो फार्मा कंपनियां हैं वो सीधे सीधे उन्हें कोई ऑफ़र कर सकती हैं कि भाई इतने पैसे हम तुम्हें दे देंगे और हमारी दवाएं लगा दो। तो वहाँ तो ऐसा संभव है, लेकिन एक एक डॉक्टर को वो कमीशन देंगी ऐसा संभव भी नहीं है, और उनके बिजनेस के लिए ऐसा अच्छा भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फार्मा कंपनियां कैसे डॉक्टर्स को गिफ्ट, फ्रीबी और गैजेट्स वगैरह देती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फार्मा कंपनियां होती हैं, उनका अपना एक बिजनेस मॉडल है, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, और उसके लिए वो एक बजट रखती हैं। तो फार्मा कंपनियों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमआर हैं, वो कंटिन्यूस डॉक्टर के पास भेजें। अब वो डॉक्टर के पास अगर कंटिन्यूस अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती हैं तो ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी दवा बता के चले आएंगे और डॉक्टर उन्हें लिख देगा, उन्हें याद भी नहीं रहेगा, उनका ब्रांड है उसका नाम भी याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए वो कई तरह की स्ट्रेटजी अपनाती हैं, जैसे कि वो दवाओं के सैंपल देंगी डॉक्टर को, उसके साथ में एक पैड देंगी और पैड पर उनका जो ब्रांड होगा उसका नाम छपा होगा, वो एक पेन दे देंगी, या कोई उन्होंने टेबल पर वो कोई स्टैंड लगाने के लिए दे दिया जिसमें वो अपनी चीज़ों को डॉक्टर लगाते हैं, या कोई और चीज़ दे दी। इस तरह का छोटे से छोटे गिफ्टों को मान के चलिए, आगे मैं बताऊंगा आप बड़े बड़े गिफ्ट कैसे देती हैं कंपनियां और कैसे डॉक्टर लेते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि वो छोटे से छोटा गिफ्ट एक पैड और एक पेन देती हैं, और उन्होंने जो उनकी दवा है उसका सैंपल दे दिया। मान लीजिए कि 50-60 रुपए की दवा दे दी उन्होंने, 20 रुपए का पैड दे दिया, 10 रुपए का पेन दे दिया, और 100 रुपए का एक उनका जो बन गया। तो फार्मा कंपनियां हैं, उनको ये दिखाना होता है कि उन्होंने अपने जो प्रमोशन पर पैसे खर्च किए हैं वो कितने खर्च किए हैं, तो वो अपने हिसाब में रखेंगे ना कि 100 रुपए का गिफ्ट उन्होंने डॉक्टर को दिया। फार्मा कंपनियों को बाजार में बने रहने के लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर्स के लगातार संपर्क में रहें। कितना भी बड़ा ब्रांड हो, अगर वो डॉक्टर के टच में लगातार नहीं रहेगा तो वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मैं एमबीबीएस कर रहा था, तो एमबीबीएस में दवाएं पढ़ाई जाती हैं डॉक्टर को, ब्रांड का नाम तो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन उस समय सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, वो काफ़ी चलती थी। तो हम लोगों को मालूम था, सिप्लॉक्स का नाम मालूम था, जो शुरुआती ब्रांड जो हमें मालूम थे उनमें से सिप्लॉक्स है। तो सिप्ला सिप्रोफ्लॉक्सासिन को सिप्लॉक्स के नाम से बनाती है। तो मैं जानता था कि सिप्लॉक्स एक एंटीबायोटिक है। तो अगर मैं एमबीबीएस करने के बाद बाहर निकलूंगा तो मेरे दिमाग में जो ब्रांड का नाम होगा वो सिप्लॉक्स ही होगा। सिप्लॉक्स का कोई एमआर मेरे पास कभी नहीं आया है, लेकिन तब भी मैं लिखूंगा तो पैड पे सिप्लॉक्स ही लिखूंगा। सपोज कीजिए कि अब जाइडस का जो एमआर है वो मेरे पास आता है, जाइडोस इसको सिप्रोविल्ड के नाम से बनाती है। उसने मुझे एक पैड दिया जिस पे सिप्रोविल्ड लिखा हुआ है, एक पेन दिया, लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में सिप्लॉक्स ही छपा हुआ है, मैंने उसे सिप्लॉक्स ही लिखा। फिर उसका एमआर आया, फिर उसने मुझे एक पैड दिया, एक पेन दिया, तो मेरे सबकॉन्शियस में ये बात जाएगी, मैं सोचूं या न सोचूं, मेरे सबकॉन्शियस में बात जाएगी, यार जाइडस भी बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी जो प्राइस है, उसके जो पैसे हैं उनमें भी कोई अंतर नहीं है, तो फिर मैं सिप्रोविल्ड भी लिखने लगूंगा, तो सिप्लॉक्स तो आउट हो जाएगी ना मार्केट से। तो किसी भी कंपनी के लिए ये ज़रूरी होता है कि अगर वो मार्केट में बना रहना चाहती है तो वो लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहे। तो भारत में करीब 13 लाख रजिस्टर्ड जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हैं वो हैं,
और जो अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हैं, जिन्हें हम क्वैक या झोला छाप कहते हैं, वो उससे दुगने तिगने होंगे, क्योंकि उनकी सही संख्या नहीं मालूम। तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा संख्या भी हो सकती है। तो मान लीजिए कि वो 10 लाख डॉक्टर्स के पास में अपने एमआर को भेज रही है कोई कंपनी, और वो 100 रुपये का गिफ्ट भी एक डॉक्टर को दे रही है, और एक साल में 50-60 विजिट भी एमआर डॉक्टर के लिए करता है। तो 10 लाख डॉक्टरों के लिए वो जो बजट बनेगा वही 300-400 करोड़ का बन जाएगा। इसके बाद कुछ त्योहार वगैरह होते हैं, नई साल होती है, तो इन पर जो फार्मा कंपनी है वो कुछ बड़ा गिफ्ट भी डॉक्टरों को दे देती है, जैसे घड़ी दे दी, स्टेथोस्कोप दे दी, या कोई और ऐसा ही गिफ्ट दे दिया। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो 50 बेड का ही हॉस्पिटल है या 100 बेड का हॉस्पिटल है, और उसमें फार्मा कंपनी है, उसकी अच्छी खासी दवाएं वो निकल रही हैं, तो कभी कभी जो ऑनर है हॉस्पिटल का वो सीधे सीधे डिमांड कर देता है कि भाई यहाँ मरीजों के लिए एक वाटर कूलर नहीं है, वाटर कूलर लगवा दो, या एक सक्शन मशीन लगवा दो। तो कंपनी वो भी करती हैं, क्योंकि उन्हें अपना ब्रांड चलाना है, वहाँ से उन्हें मुनाफा कमाने को मिल रहा है, तो वो उसमें लगवाती हैं। इसके अलावा फार्मा कंपनियां हैं वो कॉन्फ्रेंस कराती हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई दवा है मार्केट में नई लॉन्च हुई, या कोई पुरानी दवा है, मान लीजिए डायबिटीज़ की कोई कंपनी दवा बनाती है, तो डायबिटीज़ पर वो कोई कॉन्फ्रेंस रख देगी। मान लीजिए कि उसने मुंबई में कॉन्फ्रेंस रखी, तो पूरी कॉन्फ्रेंस का खर्च वो उठाएगी। डॉक्टर है वो अपना किराया खर्च करके चला जाएगा। डॉक्टर को ये लगता है चलो मुंबई घूम आऊँगा, रुकने की व्यवस्था कंपनी कर ही रही है। और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि उस कॉन्फ्रेंस में जो कन्वर्जेशन होता है, मान लीजिए कि कोई बीमारी है, उसके मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन हुआ, ये महत्वपूर्ण होता है। नई नई बातें पता चलती हैं। भाई मेडिकल साइंस है वो रोज़ाना ही डेवलप करती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, तो उन पर डिस्कशन होता है। और मेडिकल साइंस में ये भी है कि बहुत सारी बातें किताबों के अंदर हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पेशेंट आता है कभी कभी वो किताबों से बिल्कुल अलग होता है। तो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शेयर करते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं, उनके मैनेजमेंट पर डिस्कस करते हैं। तो एक तरह से इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें डॉक्टर्स अपने आप को अपडेटेड करते हैं, और इससे वो इलाज अच्छा करने में उन्हें सहायता मिलती है। तो मोटे तौर पर डॉक्टर और फार्मा कंपनियों के बीच का जो नेक्सस बनता है वो इसी के आसपास बनता है, और यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, इससे आगे पीछे भी थोड़ा बहुत कुछ होता होगा, और अनएथिकल है वो भी होता होगा, लेकिन मोटे तौर पर यही है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।